खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका। 5 बज चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात में इस वक्त दिन ब दिन कोई दिलचस्प मोड़ आ रहा है। हर गुजरते लम्हे के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं और ये वो वक्त है जब पूरे जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं। 5 से 5:35-40 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और ख़ासकर जो मौजू इस प्रोग्राम में रहता है वो जम्मू कश्मीर की सियासत इन दिनों। वैसे तो सलामती और इक्तिसादी मामलात पर भी गुफ्तगू शनीद होती है, लेकिन आज चूँकि जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कुछ ही दिनों का वक्त है, सिर्फ 4 से 5 दिन रह गए हैं जब पहले चरण या फर्स्ट फेज़ की तरफ हम इंतखाबात में जा रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से, किसी भी खित्ते से एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टियां या सियासी जमातें बयानात ना करें। आज के दिन की जो सरगर्मियां रही उन पर भी नजर रहेगी, लेकिन आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 7 अजला, 24 मुख्तलिफ हल्के, 219 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम ने करना है 8 अक्टूबर 2024 को। उससे पहले जिस हिसाब से सियासत हो रही है, अवामी मुद्दों पर कम और एक दूसरे पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे को अपना माजी याद दिला रही हैं, मौजूदा वक्त में क्या करना है उस पर भी तनकीद एक दूसरे पर, और मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या उस पर भी एक दूसरे पर सवालात। यानी पार्टियों का विजन क्या है वो तो मंशूर के जरिए सामने रखा गया, लेकिन उसके बाद की जो सियासत है उस पर मुबसरीन अपनी अपनी राय मुख्तलिफ रखते हैं, अलग अलग तरीके के बयानात आते हैं और मौजूदा वक्त में तमाम सियासी जमातें जम्मू कश्मीर के अंदर एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, न सिर्फ खुद की जीत के लिए बल्कि अपने सियासी हरीफ को डराने, धमकाने और उसको नीचा दिखाने की भी। ऐसे बयानात हमने देखे, मुख्तलिफ इलाकों से बयानात आए और इन सब के बीच में जैसे ही जम्मू कश्मीर की सियासत में इंजीनियर रशीद की एंट्री हुई, 5 से 5.5 बरस दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताने के बाद वापस पहुंचे तो कल शुमाली कश्मीर से शुरुआत हुई थी, आज उनने एंट्री जनूबी कश्मीर में की। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, आवाम से खिताब हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, रात के वक्त में जलसे हो रहे हैं और रोड शोज के जहां पर बड़ी तादाद में तमाम पार्टियों के साथ लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन इंजीनियर रशीद की जम्मू कश्मीर की सियासत में एंट्री के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ तरह के बयानात दे रही हैं। कुछ के बयानात से ये जाहिर होता है कि शायद वो एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने की कोशिश या सबकत हासिल करने की कोशिश में मसरूफ है। कुछ बयानात से ये लगता है कि अवाम को शायद गुमराह किया जा रहा है। कुछ बयानात से ये लगता है कि वो सही और जिसके खिलाफ बोला जा रहा वो गलत, लेकिन जब पलटवार होता है तो पता चलता है कि सब कुछ गोलमाल है और दाल में कुछ काला। आज भी यही मौजू जम्मू कश्मीर की सियासत पर मबनी। यूनियन टेरिटरी के अंदर इंजीनियर रशीद की एंट्री के बाद 2 बड़ी जमातें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पार्टी के सरबराह साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और नायब सदर भी मैदान में हैं। जनूबी कश्मीर में जब आज शुमाली कश्मीर के बाद दूसरे दिन एंट्री इंजीनियर रशीद ने मारी तो कई तरह के संगीन इल्जामात उन पर लगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ में महबूबा मुफ्ती को जाकर चैलेंज किया कि इस बार हम आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत कैसे चलती है। इंजीनियर रशीद का यह बयान आना ही था, पलटवार पुलवामा से हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को मरकज का एजेंट आज फिर बता दिया और उनके फर्जन उमर अब्दुल्ला जो आज साउथ कश्मीर में ही एक बार फिर से एक्टिव थे और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, ये तमाम छोटे बड़े ग्रुप्स जो दाएं बाएं आपको सरगर्म नजर आ रहे हैं बिलवास्ता या इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी या मरकज को फायदा पहुंचाने की कोशिशों में इस वक्त मसरूफ है। इन बयानात के बाद पलटवार भी हुआ है, मुख्तलिफ मकामात से अलग अलग किस्म के बयानात आए, इंतखाबी तशहीर भी जारी है, लेकिन इन अवामी रैलियों, जलसों या तशहीर के दरमियान जो अवाम की बात करनी चाहिए थी वो बदकिस्मती से कम हो रही है। दोनों तरफ के बयानात आपको सुनाना बहुत जरूरी है। कल भी जब हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी तो आपको बताया था कि पहले ही जलसे में महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंजीनियर रशीद के निशाने पर रही थी। आज भी जब उन्होंने जलसा किया तो तकरीबन उसी तरह के अल्फाज का तयन किया, लेकिन साउथ कश्मीर के अंदर जहां माजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार चूंकि जमात भी मैदान में है, इसके अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी जब इस बार एंट्री कर रही है तो शायद इस तरह के बयानात आना समझ में आता है कि क्यों आ रहे हैं। दूसरी तरफ 2 बड़ी पार्टियां 26 सितंबर 2022 को मौर्ज वजूद में आने वाली डीपीएपी भी मैदान में है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैदान में है और साबिक वजीर सैयद अल्ताफ बुखारी की पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी इस वक्त मैदान में है। तो सारी पार्टियां एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं। एक एक करके सबकी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन इंजीनियर रशीद को लेकर जो बयानात आए हैं, सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वो बयान जिसमें न सिर्फ इंजीनियर रशीद को हदफ तनकीद बनाया बल्कि कहा कि दफा 370 की बहाली का वादा इसलिए किया है, आ जाए 50 साल लगे, 10 साल लगे, 100 साल लगे, एक दिन जरूर वापस आएंगे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला की बात सुनेंगे जिनको कल चैलेंज इंजीनियर रशीद ने किया था, आज चैलेंज को एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ और सवालात भी एआईपी से पूछे हैं। मालिक हैं
या कोई और इस जमीन का मालिक है, इसका फैसला आपने करना है। वो चाहते हैं जो फूल दिखा रहे हैं और उनके जो हवाली मवाली है जो घूम रहे हैं, वो हमारी बहनों और माओं को बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है और इन लोगों पे भरोसा है। हमारा वो उनके एजेंट है, ये सबको अल्लाह का करम है। यही वो लोग हैं ना जो कहते थे यहाँ प्लेबिसाइट होना चाहिए। क्या ये वही लोग नहीं है जो कहते थे यहाँ आजादी आनी चाहिए? है नहीं वो लोग? क्या ये लोग नहीं नारा मारते थे पाकिस्तान जिंदाबाद? क्या ये वो लोग नहीं है? आज कैसे चमत्कार आ गया, आज ये हिंदुस्तान के प्यारे बन गए। आज उनको जेलों से छोड़ दिया गए कि चलो हमारी लिए लड़ो। ये सबको पता है, हमें डर नहीं है। वो कितनों सारियों को छोड़ दे, उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को निकाल, वो अल्लाह ताला जानता है ये कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की धड़कन है। 370 और 35 से ये आएगा जरूर और इंशाल्लाह आएगा, यहाँ के लोगों के लिए। बारामूला के लोगों को कहा गया था कि वोट के जरिए आप किसी को निकाल सकते हो। वोट के जरिए कोई नहीं निकलता ना, निकलते हैं तो सिर्फ अदालत के जरिए। शूर में ऐसी कौन सी बात है ना जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। हमने मसले कश्मीर के हवाले से बात की, हमने 370 के हवाले से बात की, हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से बात की और यहाँ लोगों के रोज़मर्रा के मसलों के हवाले से बात की। मुझे ऐसा बताइए ना, हमने ऐसा कौन सा इशू छोड़ा है जो लोगों को जाके टच नहीं करती। अब इंजीनियर रशीद साहब ने कल शायद ये कहा कि अगर मैं उसके साथ वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ तो वो मैदान छोड़ेंगे हमारे हक में। मैं आज कहता हूँ ना, जिस दिन उसको वापस जाना होगा, मैं साथ जाऊंगा उसको वहाँ छोड़ने के लिए। मैदान छोड़े और घर में बैठे। इस परेशानी से, इस मायूसी से बचने का एक ही तरीका है, बीजेपी और जो बीजेपी की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद, उनको इस इलेक्शन में शिकस्त दिलवानी है। और उसके लिए प्री पोल अलायंस के तौर पे हमने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है, ये साबित करने के लिए कि हम ही लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी किसी न किसी रूप में बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हमारी वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि अलायंस के उम्मीदवारों को यहाँ से कामयाब करके भेजें। उमर अब्दुल्ला की एक तरफ बात आपने सुनी, दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुना। जनूबी कश्मीर के अंदर तमाम लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं। सिर्फ कुछ दिनों का वक्त है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 24 अलग अलग जगहों पर सीटें हैं, 219 उम्मीदवार मैदान में, 9 खवातीन भी हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं। और इस बार साउथ कश्मीर की ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है। और शुरुआत यहीं बयानों को आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं। फिरदौस अहमद बाबा साहब तर्जुमान हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। फिरदौस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में कहेंगे। मंजूर भट्ट साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया मंजूर भट्ट साहब आपका भी प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डार आर्यन साहब भी हमारे साथ हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के और यूथ सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के, इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं कश्मीर प्रोविंस से। थैंक यू सो मच आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जावेद रहीम भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं, जो डीडीसी मेंबर भी हैं और पार्टी के एक विंग को भी देखते हैं। मैं शुरुआत ज़रा आप ही से करूँगा फिरदौस बाबा। बराह रास्त इल्ज़ामात एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, और एक ही लाइन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। टाइमिंग पर सवालात। इंजीनियर रशीद, जब आपकी पार्टी के सरबराह इस वक्त साउथ कश्मीर में चले गए, कल भी कुछ उनके बयानात आए, उन पर भी वो टारगेट बने, लेकिन क्या वजूहात ऐसी समझ में आ रही हैं आपको कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को जो शक व शुबहात हैं, जो खदशात हैं, उनको सही माना जाए, या आप पर डायरेक्टली ये इल्ज़ामात लगें कि सिर्फ 20 दिनों के लिए आए लेकिन एजेंट बनकर आए? ज़रूरत क्या इसकी पड़ी? ये देखिए, जब आपकी सियासत को चैलेंज होता हो, जब आप यहाँ की एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फोर्सेस के खिलाफ काम करते हो या उनके एजेंड्स के खिलाफ एक एजेंडा लेके चलें, एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके चलें, या उनके खिलाफ आप पॉलिटिकली लड़ें, तो ये बातें आना जरूरी होता है। और जब अरविंद केजरीवाल को इसी तरह से जेल में छोड़ दिया जाता है कैंपेनिंग के लिए, तब तो क्वेश्चंस नहीं उठते हैं, तब तो सवालात नहीं उठते हैं। एक कश्मीरी जब 5 साल के बाद अपने घर वालों से मिलता है, अपने लोगों से मिलता है, तो हमें प्रॉब्लम है उससे। प्रॉब्लम उससे नहीं है, उसके रिलीज होने से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे जो सियासत के महल खाने थे,
हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, उनके जो सियासी महल थे वो अब उजड़ने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया था। 2019 के बाद ऐसे हालात हो गए कि लोगों को एड्रेस नहीं किया गया, लोगों के मसाइल को एड्रेस नहीं किया गया, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा क्रिएट हो गया। तो उस वैक्यूम को पूरा करने में अवामी इत्तेहाद पार्टी पेश रही है और एक अल्टरनेटिव के तौर पे उभर रही है। और इन जो हमारे रिवायती सियासतदान हैं, इनको कहीं ना कहीं इस चीज से खतरा लग रहा है, इनकी पैरों के तले जो जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है। तो ऐसे बयान आने जरूरी है। और ये खुद भी कंफ्यूज है। पहले तो जब पार्लियामेंट इलेक्शन का रिजल्ट आता है, ये तो हमें सेसेशनिस्ट का टैग लगाते हैं, फिर इस्लामिक रेडिकल का टैग लगाते हैं, तो अब ये हमें बीजेपी का टैग लगाते हैं। ये उनको पहले खुद डिसाइड करना होगा कि हम सेसेशनिस्ट हैं, इस्लामिक रेडिकल है, या हम प्रो बीजेपी है। ये खुद ही कंफ्यूज है पहले। तो प्रॉब्लम इनकी ये है कि जब इनकी सियासत को कोई चैलेंज करे यहाँ पे, तो वो बीजेपी का एजेंट है। अगर ये बीजेपी में मिनिस्ट्रल बर्थ एंजॉय करें, यूनियन मिनिस्ट्री में रहें, तो तब तो ठीक है सारा कुछ। लेकिन फिरदौस साहब जो आप कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, दोनों में फर्क समझना क्या जरूरी नहीं है? कुछ चीजें कंट्रोल के साथ होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक सवाल आपको लेकर पूछा जा रहा है, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? लोकसभा के रिजल्ट्स देखकर शायद पार्टी एकदम से कह रही है कि हम तमाम सीटों पर काबिज हो जाएंगे, एकदम से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, तमाम पार्टियों को शिकस्त दे देंगे। ये कैसे रातों रात चीजें पॉसिबल हो? इसमें कोई लोग किसी की जागीर नहीं होते हैं, लोग किसी की जागीर नहीं होते हैं। जैसा ये समझ रहे हैं कि मेरे को वोट काटे, वोट किसी के नहीं होते हैं। वोट अगर किसी का होता है तो वो वोटर का खुद का वोट होता है, तो वही उसका मालिक होता है। वो अपने जहन का इस्तेमाल करता है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, वो मेरिट्स को चेक करता है। मेरिट्स में उसने चेक किया कि इंजीनियर रशीद साहब उसके मेरिट्स में उतरता है, उमर उजला उसके मेरिट्स में नहीं उतरता, उसको आईना दिखा दिया और इंजीनियर रशीद को सर पे बिठा दिया। यही वोटर है। वोटर हमें हम अगर 5 साल इनकी आवाज बन के बात नहीं करेंगे, हमारा भी यही हाल होगा जो इनका हाल हुआ। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब आप इसको सियासत को जागीर समझते हैं अपना, तो उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जावेद रहीम साहब से मैं जरा जवाब ले लूं। जावेद साहब, क्यों आपके पार्टी के सरबराह को, नाइब सरबराह को, आपके वर्कर्स को, आपके पूरे काडर को लगता है इंजीनियर रशीद एजेंट बनकर आए? और जो सवालात फिरदौस साहब ने भी उठाए कि शायद जमीन कमजोर हो रही है, नुकसान शुमाली कश्मीर के अंदर उठाया, हो सकता है कि खदशात हों, इसी तरह के नताइज बाकी इलाकों में भी आए जब वो जेल से बाहर आ गए हैं। डर किस बात का? देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, डर तो किसी बात का नहीं है, न ये नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के आने से कोई डर या कुछ है। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से जो मौकूफ रहा है कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड हो जाए, कि वो मुत्तहिद हो जाए। मुत्तहिद होकर ही हम जो हमारे जो राइट्स है, हमारे जो हुकूक है, मुत्तहिद होकर ही हम ये हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो अवाम है, कि वो मुत्तहिद होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मौकूफ को लेकर चला है। यहाँ से हमेशा से कोशिश की गई है कि जो जम्मू कश्मीर का अवाम हो, कि ये डिवाइड हो। जो जैसे अंग्रेजों ने बहुत पहले वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है हिंदुस्तान में, वही एक पॉलिसी लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम को डिवाइड किया जा रहा है 2002 से। हमने देखा है 2002 में जब यहाँ कुछ पार्टियों की क्रिएशन हुई, तो उसके बाद 2002 के जो नई पार्टी आई, तो 2014 तक आते आते जम्मू कश्मीर जो सब कुछ जम्मू कश्मीर के पास था, वो सब कुछ हम गवा बैठे। यही एक वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से डट कर रही है यहाँ के अवाम के लिए। आपने इत्तेहाद की बात की, मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन ये बताइएगा ना, ये लोगों के इकट्ठा होने की, जम्मू कश्मीर के बाद सारे लोग करें, इकट्ठे होने की डेफिनेशन क्या है? जो आपके खिलाफ जाए वो एजेंट कैसे हो गया? ये टैग तो आप सारी पार्टियों पर लगा देते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि लोग मतलब हमारे साथ इकट्ठे होकर चले। मैं इस बात का नहीं कह रहा हूँ। लोग खुद समझते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल विल क्या है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर क्या है। और यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हमेशा से लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की गई। यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, वो ये कैसे आपको लग रहा है? अगर इंजीनियर रशीद ये कह देते कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हूं, तब सब कुछ आपको ठीक लगने लगता?
नहीं, हम नहीं कहते कि वो कहते, उसका भी राइट बनता है। जमहूरियत में तो हर एक का हक बनता है कि वो जाए लोगों के पास, चाहे लोगों के पास अपने बात रखे। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि यहाँ एक पॉलिसी के तहत लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, कुछ अलग नारे दे के। हमने देखा, अब अगर जम्मू कश्मीर की आप हिस्ट्री निकाले, आप हमेशा से यहाँ डिवाइड होके कुछ अलग अलग नारे लेके यहाँ लोग चले हैं। हम और बाद में हमने ही देखा कि इन नारों का आखिर में हुआ क्या था और वो कहाँ से कहाँ तक फिर पहुंचे। इसीलिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वही बात कर रही है, हमेशा जम्मू कश्मीर की बात कर रही है, यहाँ के हुकूक की बात कर रही है। ठीक है, वही जो इंजीनियर रशीद कह रहे हैं। फिर तो ये डिबेट्स में अच्छा लगता है ना कि आप सेम बात करते हैं, लेकिन बात जब मैदान पर उतरने की आती है तब आप एक दूसरे के खिलाफ अलग तरह के बयान देते हैं। मंजूर भट्ट साहब, वाकई में ज़रूरत पड़ी, किसी किस्म का डर था, कोई खौफ था कि तिहाड़ जेल से वो शख्स लाना पड़ा जिस पर गद्दारी तो नहीं है लेकिन मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने के इल्ज़ामात हैं, मुल्क की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही हो वो बाहर आएगा, वो आपकी मदद करेगा। ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सारे लोग यही कह रहे हैं। जी, आप अनम्यूट कर दीजिएगा सर। आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच रही है, जरा एक बार इसको चेक कीजिएगा। मैं तब तक पीडीपी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। जारारियन महबूबा मुफ्ती साहिबा की भी वही लाइन जो दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं। आप तो कहते थे कि साउथ हमारा गढ़ है, नॉर्थ के अंदर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, लोकसभा इलेक्शंस में कोई खास कामयाबी नजर नहीं आई, मैक्सिमम एरियाज के अंदर जहां पर जो एवरेज वोट था उससे भी आप नीचे चले गए। इस बार आप तो कह रहे थे कि हमारे पास बड़े फेसेस हैं, लोग वापस आ गए, सोच समझकर हमने फैसले लिए। फिर इंजीनियर रशीद की रिहाई से डर क्यों है? इंजीनियर रशीद की रिहाई से हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। जो मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं उनके तर्जुमान से, जो इंजीनियर साहब का तर्जुमान है, एक बात मैं इनको क्लियर करना चाहता हूँ। ये बात आज बोल रहे हैं कि आज तक किसी ने बात नहीं की। इंजीनियर साहब पिछले 5 साल जेल में थे, इंजीनियर साहब पिछले 5 साल तिहाड़ में थे, तो आज तक अगर बात की है कश्मीरियों की बात की है तो महबूबा मुफ्ती साहिबा है। आज तक अगर बात की है तो पीडीपी प्रेसिडेंट साहिबा ने बात की है कश्मीर के हित में। यहाँ फेक इनकाउंटर हो गए तो महबूबा जी आगे आगे प्रोटेस्ट करती थी, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर क्यों ना हो, जम्मू का गांधीनगर क्यों ना हो, श्रीनगर का अलजी चौक के रेजिडेंस क्यों ना हो, लाल चौक क्यों ना हो, हर एक जगह महबूबा जी ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है कश्मीर के हित में। कश्मीर के खिलाफ जो ज्यादती हुई है पिछले 5 साल 2019 से लेकर टिल डेट आज तक अगर किसी लीडर ने बात की है वो महबूबा मुफ्ती साहिबा है। और जो तर्जुमान इंजीनियर साहब के तर्जुमान जो अभी बात कर रहे हैं कि किसी ने बात नहीं की है, मुझे लग रहा है कि ये अपने 5 तो ये बताइए ना, अगर सब कुछ ठीक था तो आज परेशानी क्यों है? सबको तो कैंपेन करने का हक है, सब आ रहे हैं, लेकिन आप बड़ा आसान लगता है सहूलियत के हिसाब से टैग लगा देते हैं। परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, जो आप बोल रहे हैं परेशानी है, परेशानी नहीं है, बल्कि हम लोगों को वो हम लोगों को सही आईना दिखाना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन लोग भी तो देखने चाहिए ना, लोगों को यकीन कैसे दिलाएंगे, एतमाद में कैसे लेंगे, वही बात आप कर रहे हैं। वही इंजीनियर रशीद साहब, वो अलग बात है कि वोट के जरिए डिसाइड होगा, लेकिन आज जब दोनों मैदान में, अब जब दोनों सेम बात कर रहे हैं तो एक पेज पर क्यों नहीं आ जाते? तो ठीक है, हमने इससे पहले भी जो यहाँ पे अलायंस हो गई, इंडियन अलायंस, जिसमें कांग्रेस और एनसी ने ये अपना अलायंस किया है, हमने उनको पहले क्लियर बात बोली है कि हमारा जो एजेंडा है आप ये एक्सेप्ट करें, हम किसी भी जगह कोई भी कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, हम इस अलायंस को सपोर्ट करेंगे ग्राउंड लेवल पे। उनके जब पीएचडी बना था तब भी महबूबा जी की यही बात थी कि ठीक है आप 370 और 35 के हक में बात करो, बस हम किसी भी जगह इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनके 5 की 5 सीटों पे हम पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये स्टेटमेंट भी आज रिकॉर्ड है, आप इसको भी देख सकते हैं। और रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद साहब को ये बताना चाहता हूं, जिस अलायंस में आप अभी हैं, क्या आपका अलायंस पार्टनर कल को 370 और 35A को बहाल कर सकता है? ठीक है, उसका जवाब उनसे लेते हैं। पहले मंजूर साहब आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी जी, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली जम्मू कश्मीर आते आते इतनी छोटी और कमजोर पड़ गई कि कैंपेन के लिए उनको जेल से लाना पड़ा। 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि देश का जो कानून है उससे बड़ा कोई होता नहीं है, और जिस तरीके से इंजीनियर रशीद को बेल मिली हमने उसका वेलकम किया, क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं। रहा सवाल कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी अन्य पार्टियां कह रही है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है देश की जो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, अलगाववाद और जो हमारी रियासत को तोड़ने की बातें करेगा हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपने देखा कि कल से जब से इंजीनियर रशीद छूटे हैं, वो किस तरीके से जो उनकी वो अकड़ जो जेल जाने से पहले थी, मुझे लगा था शायद कुछ फर्क आई होगी, लेकिन वो अकड़ इंजीनियर रशीद साहब की बराबर है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किस तरीके से जो भाषा इस्तेमाल की, और जो कल से हुर्रियत की भाषा जो पूरे सियासत में अब इस चुनाव में जो शुरू हो गई है, उसको बीजेपी का काबिल कबूल नहीं है। हमने पहले ही उन लोगों, उन ताकतों को जो मुल्क दुश्मन है और इस रियासत के अमन के दुश्मन है, हम उनके खिलाफ है। भले ही इंजीनियर रशीद साहब को भी बेल मिली है, वो छूटे नहीं है, उनको बेल मिली है, और मुझे लगता है उनके ऊपर आरोप है या जिसकी वो सजा काट रहे हैं उनको वो बराबर वो मिलेगी। मंजूर साहब, अगर उन्होंने अपनी जबान नहीं बदले, उसी तरीके की बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आ रही है जो 2017 में नजर आ रही थी, फिर इन डेवलपमेंट्स पर खुशी किस बात की? आपके पार्टी वाले लोग तो मैक्सिमम लोग हमने देखे सोशल मीडिया पर अब कह रहे हैं कि अब मुफ्ती अब्दुल्ला खानदान को हराना और भी आसान हो गया है। खुशी किस बात की? देखिए, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में हर एक को अपना हक है, और इंजीनियर रशीद साहब भी अगर कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब को क्रेडिट देना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इन 4-8 सालों में यहाँ हालात बदले हैं, तब जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बर्दाश्त अपने दिल पे पत्थर रखा, और इन जैसे कैंडिडेट्स आज फिरिस्त काफी है कैंडिडेट्स की। खुशी इस बात की नहीं है क्योंकि हम एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो अलायंस नहीं कर रही है। हमने किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। अभी ये जो इंडिया ब्लॉक अलायंस है, ये भी 5-8 पार्टियां मिली है। बीजेपी सिंगल लड़ रही है, और हमें किसी इंजीनियर रशीद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कि अपने मुल्क के खिलाफ की बातें करेंगे, हम उनके साथ चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुशी नहीं है। लेकिन मंजूर साहब ऐसी क्या वजह है, आज तक ये अपने खानदान से ऐसी क्या वजह है कि ये जो कश्मीर में आपने 2 दर्जन से ज्यादा सीटें छोड़ दी? एक तो उस पर भी जवाब, आपको तो कैंडिडेट्स उस पर नहीं मिल रहे हैं, एक उस सवाल का जवाब भी, और दूसरा आप तो मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर, यूटीज के अंदर चीफ मिनिस्टर का चेहरा पहले ही अवाम के सामने रख देते थे। यहां तो वो भी आपके लिए इस वक्त गले की फांस बन रही है, मुश्किल है वहां पर भी। नहीं आसिफ साहब, देखिए, कैंडिडेट्स का जहां तक सवाल है, हमारी एक कमेटी होती है जिसमें हायर लीडरशिप बैठती है, वो अपनी जगह सहमति बनाती है और वो अनाउंस करती है। हमारी जो प्रायोरिटी है वो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी लाना है। यहाँ पर डेमोक्रेसी पिछले 40 साल से उसका नेबो निशान नहीं था। हमने यहाँ डीडीसी 3 टायर सिस्टम लागू किया। हमारे लिए बीजेपी का कैंडिडेट उठाना उतना प्रायोरिटी नहीं है जितना आम लोग जो उसी गरीब घर से, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। यही तो वो सवाल है ना जिस पर जो शक व शुबहात आप पर है वो यहीं से हैं। यही फारूक अब्दुल्ला आज कह रहे थे कि इसीलिए हम कह रहे हैं साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम सीटें इनके लिए छोड़ दी गई हैं। जहां जहां इनके लोग हैं वहां वहां इनने रास्ते खाली कर दिए पहले ही, इसलिए फिर ये इल्जामात लगना तो तय है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, शायद फारूक अब्दुल्ला साहब को याद नहीं है, हमने कोई अलायंस नहीं किया है, या हमारी कोई अलायंस पार्टी नहीं, ना हमने प्री किया है ना पोस्ट करेंगे हम। ये फारूक अब्दुल्ला साहब की गलतफहमी है। हमने अगर सीटें छोड़ी है उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी को अलायंस कर रहे या सपोर्ट कर रहे। हाँ, जो हमारे लाइक माइंडेड होंगे, जो मुल्क के हिफाजत में और मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हमने सीटें इंजीनियर रशीद या बाकी किसी अन्य अलायंस पार्टी के लिए छोड़ी है। हमारे कैंडिडेट्स थे, हम पिछले 8 साल से सबसे दायरा हमारा जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर में बढ़ा है। कैंडिडेट्स हमारे थे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी थी ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना, तब जाके इंजीनियर। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जितनी भी आप कोशिशें हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसका नहीं आ रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि जिस सजाद साहब को आप नॉर्थ कश्मीर के अंदर सपोर्ट कर रहे थे, अगरचे खुलकर बातें नहीं की गई, लेकिन आपके पार्टी लीडर्स फिर भी बात करते रहे, जगह जगह पर हमने कैंपेन्स में छुप कर भी देखे। फिर जिन पार्टियों के साथ वो जाते रहे, कल सजाद साहब ने भी यू टर्न ले लिया, जो उनका मौक़िफ़ था उसमें तब्दीली है या नहीं ये तो वो खुलकर बताएंगे, लेकिन कल का कम से कम वो बयान बताता है। क्या वो बड़े भाई वाली बात नहीं रही है? तो फिर जाएंगे कहाँ? कल को तो ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पर।
देखिए ये वही वाली बात हुई जब पीडीपी को यहाँ पर शुरुआत उस पार्टी की करनी थी, तो उन्होंने सब झंडा बना दिया पार्टी का। उनको लगा कि सब झंडे के तले हम पूरे कश्मीर के साथ लाएंगे। एक जो पाकिस्तान में सुर मिलाने वाली बात होती है, मुझे लगता है आज सजाद लोन भी वही कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद भी कर रहे हैं और अल्ताफ बुखारी भी कर रहे हैं। तो हमारा इन पार्टियों के साथ दूर दूर इस चीज को लेकर ना समर्थन है, ना ही कोई लेन देन है। हाँ, बीजेपी सिंगल पार्टी लड़ रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से हमें लगेगा, जो लोगों का मैंडेट मिलेगा, उस ठीक है आर्यन साहब, जल्दी से एक जवाब, फिर मैं फिरदौस साहब के पास जाऊं। अभी बीजेपी में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना है। एक बात मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी के जो तर्जमान साहब है, इनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये आज की डेट में बोल रहे हैं कि हमने इंजीनियर साहब को हमारा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। इनका सबसे बड़ा लीडर कश्मीर में जो है, नॉर्थ कश्मीर में, वो जावेद कुरैशी साहब हैं। उनको कंटेस्ट क्यों नहीं करवाया गया लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के से इंजीनियर के खिलाफ? देखिए वो हमारे पार्टी वो उसमें आपको कोई इंटरव्यू ना बोलने की मुझे जरूरत है। मैं सवाल यहाँ के एंकर से सीधी, ये तो कॉमन सेंस है कि इंजीनियर के खिलाफ आप सुनिए। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है, जब आपको लगता है कि सियासत खानदान से बाहर जा रही है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो बेचारा यहाँ कोई खड़ा होता था, इंजीनियर के खानदान में से क्यों ना हो, जिसका पॉलिटिकल आपको उससे भी परेशानी होती है। ये तो खानदान में आपको इंजीनियर रशीद से आप लोगों को डर लग रहा है, हमें डर नहीं लग रहा है। हम क्यों ऐसे, खुद तो एमपी है, सुनिए मेरी भाई को एमएलए बना रहा है, देखिए टेररिज्म को कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। हुर्रियत, पैलेट और उन हालातों को वापस सपोर्ट नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जम्मू कश्मीर में आओ, वैसे ही हालात करेंगे। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होने नहीं देंगे, ना यहाँ के लोग उसके साथ कंप्रोमाइज करेंगे। तो ठीक है, आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जावेद कुरैशी साहब आपके इतने बड़े लीडर हैं, आपने उनको लंगेट परेशान है। उमर अब्दुल्ला साहब की नींद उठी है, नींद उड़ गई है उनकी। कल से खाली उनके मुंह से 10 बार इंजीनियर के खिलाफ नाम निकला है। अगर वो इंजीनियर रशीद प्रॉक्सी आप परेशान हो गए, अब आप जावेद कुरैशी को टैग देते हैं। नहीं, हम परेशान, इसमें परेशान होने वाली बात बताइए क्या दिया आपने 40 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को? 70 साल अपने कब्रिस्तान यहाँ पर 1 लाख नौजवानों को अपने कब्रिस्तान तो हमारी ये हो गया है। आप सुनिए मेरी बात, आराम से सुनिए, और आपको सुननी चाहिए। आपको मुझे सवाल जो मुफ्ती साहब ने हुकूमत की है 2002 से लेकर 2008 तक, आप वो पीरियड याद करें जब हमें हर एक नाके पे उतारा जाता था, हमारा कार्ड चेक किया जाता था, हमें टास्क फोर्स घर से आप लोगों की तरह 8 पार्टियां नहीं मिली है, हमारे घरों फिर भी डीडीसी में पीछे रहेंगे। आने वाले वक्त में जो आपने लोगों के साथ किया है, सर से वो अगर आपको किसी ने लोड़ी, हमारे सर से अगर किसी ने 2 लाख वोटों से हार गए, सुनिए मेरी बात, उससे बड़ा जवाब आपको जम्मू कश्मीर की जनता क्या अगर देगी? छड़ी हमारे सर से किसी ने उतारी है तो वो पीडीपी ने उतारी कश्मीर के नौजवान अमन चाहते हैं, हमारी जाति कम हुई है तो वो पीडीपी ने की है। तो हम नहीं चाहते कि बीजेपी, हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के प्रॉक्सी जो है वो यहाँ से कामयाब हो जाए। आप चाहते हैं हालात यहाँ खराब हो जाए, आप उन्हीं हालातों को वापस लाना चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर यही है? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मंशूर है? मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। दीजिए ना इंजीनियर रशीद को मैदान में उतरने। वो जो कर रहा है कितनी सीटें लेगा? तो अगर आपको लगता है उमर अब्दुल्ला की इतनी पॉपुलैरिटी है, उनको 40 सीटों से उठाइए ना बराबर। अच्छा जवाब दिया, अगर आपको उमर अब्दुल्ला बड़ा अच्छा जवाब दिया, उनको हार चुके हैं, गांधरबल भी वो हारेंगे, बड़गाम से भी वो हारेंगे। ठीक है, ये उमर साहब वाले सवाल पे मैं जावेद साहब से भी रिस्पॉन्स लूंगा। पहले जरा फिरदौस साहब क्यों ना आप पे सवालात उठे। पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब अभी जेल से बाहर नहीं आए थे, उनके बेटे कैंपेन में थे, लोकसभा इलेक्शंस में भी हमने लोगों के बीच जाते देखे, लेकिन कुछ खुफिया लोगों से मुलाकातें भी हुई, तस्वीरें वायरल हुई, उन पर भी आज सवालात पूछे जा रहे हैं। तो ये शक व शुबहात या फिर मीटिंग्स पर सवालात क्यों ना पूछे जाएं अवामी इत्तेहाद पार्टी से? देखिए, एक मेंबर असेंबली 5 साल बंद रहता है और यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करने वाली 2 जमातें अपना मुंह तक नहीं खोलती, हालांकि एक सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं डालती उनकी हमदर्दी के लिए। लोग तो इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, वो तो बदला देंगे इस चीज का। और नहीं, हमने बार-बार बात की है। हाँ, हमने बार-बार किसने बात की है? तब आपको आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट में आप ही ने सिफारिश की, आप ही ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की कि इंजीनियर रशीद को छोड़ना चाहिए। आज आपको इनसे तकलीफ क्यों है? इंजीनियर रशीद से मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ही तो इनका सपोर्ट में थे।
ये टेरर फाइटिंग के केस में तिहाड़ जेल में कौन सा आप जरा तीर पिछले मार के 5 गए साल थे का तिहाड़ जेल, ये मुझे चेक बताइए। करें कि आप देखिए महबूबा जी ने बात की होगी जो भी बंद कभी है नहीं की है, जेलों में मैं विटनेस हूँ, मुझे पता है। नहीं, आप मैं जितने फॉलो भी कर रहा हूँ, कश्मीरी जेल में मैं जितने फॉलो भी कर रहा हूँ कश्मीरी जेल 2019 में से। महबूबा तो नहीं आप 2019 से नहीं, मैं आप फॉलो कर अच्छे रहा से हूँ, उन्होंने कभी बात नहीं आप की, cleanly- उन्हें ये आप- तक शर्म आप नहीं आई आज- कि ये आज हमारी शाम- नहीं, हमारा एक कोलीग आज भी रहा आप- है असेंबली में, स्टेट असेंबली में हमारा कोलीग रहा है, उस मौके आज से भी तक उन्होंने बात कभी की बात है नहीं की, जितने भी क्योंकि जेल में इनको है पता तो था वो महबूबा जी अगर ने की इंजीनियर है। रशीद साहब महबूबा जी बाहर ने आता है जितने जिनको पीएसए बाहर लगा आता है है वो तो महबूबा जी ने हमारी बात की है सियासत के उनके जो खिलाफ, और हमारी जो बाहर के सियासत की जेलों इमारतें में हैं वो महबूबा जी ने गिर रही दिल्ली हैं। में जाके वो तो बात की है आपको कि पता जो चल भी हमारे कश्मीरी जिनको वो आपको बाहर लेते हैं जेल में आपको उनको वापस लाओ, देखिए उनके आसिफ जेलों में साहब, लाओ, इस बहस उनके से घर कुछ वाले निकलने एक वाला मिनट नहीं है। डार साहब पहले एक ये मिनट रुक डायनास्टिक जाइए, पॉलिटिक्स के मैं खिलाफ फिरदौस थे साहब को जरा कंप्लीट करने इंजीनियर दीजिए, मैं रशीद दोबारा साहब। आपसे एक आज बात उन्होंने ही ही नहीं करने अपने दे। इसमें डायनास्टिक पॉलिटिक्स लाई, एक जगह से आप तो भाई को बात ही उठा नहीं रहे, करने एक जगह देते से ना। बेटे को उठाएंगे। ये तो डायनास्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। एनसी इनके खिलाफ यही बोल तो मैं रही है। मंजूर साहब मैं आपसे उन पे भी पूछ आऊंगा, रहा मैं था, जवाब तो मैदान यही में है उनका कि कोई भी आ रहा है, नेशनल खुशी कॉन्फ्रेंस आपको को हो रही है, कहीं ना आपके कहीं लोग डर है तो बारिश मुझे में जवाब खुशी देने मना रहे दीजिए हैं। ना। जब महबूबा जी को लगा कि इंजीनियर रशीद साहब की लहर अब साउथ कश्मीर में भी चल रही है, तो फिर हमें वो बीजेपी का टैग देने लगी। ठीक है, जब इनको लगा कि नहीं हमारे लिए इंजीनियर रशीद साहब खतरा है, इनको पहले ही पता था, तो ये उसको पीएचडी डिग्री का हिसाब भी नहीं बना रहे हैं, ये 5 साल उसके लिए मुंह भी नहीं खोल रहे हैं, तो लोगों ने उसी चीज की इनको सजा दे दी, चाहे उमरुल्लाह हो या महबूबा मुफ्ती हो। उमरुल्लाह को ऑलरेडी यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शंस में सजा मिली थी। अगर इंजीनियर रशीद साहब बाहर निकलते हैं, इंजीनियर रशीद साहब को बेल मिलती है, हमें काम पे किसी ने दया नहीं की है, ये अगर उनको रिलीज किया है किसी ने तो वो मुल्क के कोर्ट ने किया है, ये आपको जान लेना चाहिए पहले। ठीक है, मैं जावेद साहब आपका सवाल मैं जावेद साहब से डार साहब एक मिनट रुक जाइए। जावेद साहब, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे थे तो उमर साहब ने कागजात नामजदगी दाखिल की और उसके बाद कहा कि अगर इंजीनियर साहब का मुझे पता होता तो मैं इन चुनाव में खड़ा ना होता, मैं फॉर्म वापस ले लेता। उसके बाद से 2-3 महीने का वक्त गुजरता है, 4 जून के नतीजों के बाद तरह तरह के उनके बयानात आए, एक्स पर पोस्ट किए। आज वो उसी शख्स को मरकज का एजेंट बता रहे हैं, बीजेपी का साथी बता रहे हैं। ऐसा क्या डर, क्या खौफ 2-3 महीनों के अंदर ऐसा क्या हो गया, या ये महसूस होने लगा है कि शायद लोकसभा के रिजल्ट्स नॉर्थ कश्मीर और साउथ पर भी असरअंदाज हो सकते हैं और चीजें बदल सकती है, दोबारा आपके खिलाफ जा सकती हैं? उमर साहब ने उस टाइम कहा था कि अगर मुझे पता होता कि इंजीनियर साहब फार्म भरते तो मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। उमर साहब का यही कहना था कि इंजीनियर साहब जो पार्लियामेंट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ये जेल से छूट जाए। तो उमर साहब ने उसी कंटेस्ट में ये कहा था कि अगर इंजीनियर साहब फॉर्म भर लेता तो मैं हिस्सा नहीं लेता। दूसरी रही बात, अगर हमने देखा है जो आगा रोहला साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो ये न सिर्फ हमने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि एक आवाज़ जम्मू कश्मीर से गई, न सिर्फ इंजीनियर साहब के हक में बल्कि पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के मजलूम जेलों में बंद है या जिन पे कहीं एक्ट लगा हुआ है या जिन पे FRIs है, एक ही आवाज़ गई है जम्मू कश्मीर से, वो है आगा रोहला साहब। और ये पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी हमारी मुल्क ने देखा है, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम ने देखा है कि अगर आप लोगों ने इंजीनियर रशीद की सिफारिश में इतना कह दिया कि फॉर्म वापस लेंगे उमर अब्दुल्ला साहब, या उमर अब्दुल्ला साहब कहते थे कि इनको जेल से अब रिहा करना चाहिए, आज आप क्यों इनको कहते हैं कि ऐसे ऐसे अरे गहरे आज जो आपको दाएं बाएं नजर आते हैं तो उनकी तरफ मत जाइए? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं डर लग रहा है इंजीनियर रशीद से? डर तो किसी बात का नहीं, बस ये मैंने कहा ना, ये एक डिवाइड जम्मू कश्मीर को करना है ताकि जम्मू कश्मीर का कौम मुत्तहिद ना हो यहाँ के हुकूकों के लिए। अच्छा, मेरा सबसे एक फाइनल क्वेश्चन, सब एक जवाब दे दीजिएगा। मंजूर साहब शुरू आपसे करते हैं और उसके बाद फिरदौस साहब के पास जाऊंगा। अल्ताफ बुखारी साहब कह रहे हैं ये 2 पार्टियां हैं, ये प्रॉक्सी हैं दिल्ली की। आप कह रहे हैं कि ये लोग इस तरीके से साथ दे रहे हैं और ये 2 जो आज इत्तेहाद कर रही हैं, अलायंस में आई हैं, ये इस तरीके से काम करती रही कि धोखा कश्मीरी अवाम के साथ हुआ, जम्मू के अवाम के साथ हुआ। कौन किसके साथ है ये भी तय कर लीजिए ना, ये अवाम का सवाल है, पब्लिक पूछ रही है। कियोस और कंफ्यूजन पब्लिक कैंपेन के दौरान क्यों नजर आ रहा है? पहले मंजूर साहब आप और उसके बाद एक एक करके बात कीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरपूर जवाब दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब उमर अब्दुल्ला साहब बारामूला सीट से हारे गए। अब आने वाले जो ये सवाल है कि आज वो प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी है, क्या बीजेपी दौर में ही उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर बने थे? क्या जब बीजेपी पावर में होती है तब वो अच्छी होती है एनसी या पीडीपी के लिए?
जब वो पावर से बाहर होते हैं तब बीजेपी वाले समंदर में फेंकेंगे कश्मीरियों को। ये जो ड्यूअल फेसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी के रहते हैं, ये लोगों को समझ आया है। आसिफ साहब, चुनाव अब 8 अक्टूबर तक नतीजे आपके सामने आएंगे। एक बहुत बड़ा करारा तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम, ठीक है, इसका इंतजार कर लेते। जावेद साहब जल्दी से एक रिस्पॉन्स कीजिएगा, क्योंकि आप पर यह भी इल्जाम है जो आपके साथ ना जाए वो प्रॉक्सी आपके लिए। आज भी दोनों बाप बेटे ये बार बार ये दोहरा रहे थे, ये एजेंट है, वो एजेंट है, इसने साथ दिया, उसने साथ दिया, लेकिन जिसके साथ आप हैं वो पार्टी कितनी खैर खा रही है जम्मू कश्मीर की, ये भी सबको पता है। 1952 से 2019 तक कितना नुकसान हमने झेला, वो इसी पार्टी की वजह से था जिसके साथ आज आप अलायंस कर रहे हैं। देखिए, आपने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखा, उसमें सबसे पहला जो है वो है 35 और 370। उसके बाद जितने भी हमारे मैनिफेस्टो में जितने भी एजेंडा है, सबसे पहले जो हमारा मौकूफ है कि जब तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है तब तक हम लड़ेंगे 370 और 35A के लिए। उसके लिए हमें किसी का डर नहीं है, किसी का हमें ये नहीं है कि ये हर एक, लेकिन जिस दिल्ली के पास आप ये नैरेटिव लेकर जा रहे हैं वो तो आपके इस नैरेटिव को रिजेक्ट कर चुकी है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला सुना चुका है। जावेद साहब देखिए, हमने है कि हम पॉलिटिकल मार्च पे लड़ेंगे जरूर, जब तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है हम हुकूक के लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं। और 8 साल विदाउट और हमें ये किसी की हमें पता है कि कौन सी पार्टी ने क्या करना है। हमने पीडीपी का भी देखा है, पीडीपी का देखा 2014 में कि पीडीपी ने किस नाम पे यहाँ। फिरदौस साहब एक रिस्पॉन्ड किया, आज ये जो इल्जामात आप पे लग रहे हैं, इन सारे इल्जामात से बाकी पार्टियां भी गुजर रही हैं और आज इन 2 बड़ी जमातों पर भी रद्द-ए-अमल आया है। अल्ताफ बुखारी साहब का एक फाइनल कमेंट, कौन किसके साथ, पब्लिक को भी तो जरा जवाब दीजिएगा। वहां सिर्फ भीड़ को देखकर ये ना कहा जाए कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम रायशुमारी के लिए लड़ रहे हैं, हम कैदियों के लिए लड़ रहे हैं। ये जो मिनिस्टर रहे हों, यूनियन मिनिस्टर रहे हों एक्सटर्नल अफेयर के, खुद बीजेपी की सरकार में वो हमें एंटी बीजेपी क्या पार्ट पढ़ा सकते हैं। नंबर 1 ये तो अभी भी इनको मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें हमारे साथ पोस्ट वॉर अलायंस कर लीजिए। हमें क्या इतने बेवकूफ नहीं है कश्मीरी। एक तो वो हो गया, पीडीपी जिन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया, अब उनका सबक अब कौन पड़ेगा कि इनकी बीजेपी में हम ये हैं। अगर आप देखें, इखलाकी जो जवाज है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी को है सिर्फ कि वो बीजेपी के खिलाफ बात करें, क्योंकि हमारा ना डायरेक्ट ना ही तो इनडायरेक्ट हमारा कोई वास्ता रहा है बीजेपी को लाने वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी नहीं है। ठीक है, डार साहब फाइनल कमेंट जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए, जो हमारा मंशूर है, हमारा मंशूर क्लियर है, क्योंकि हमारी जो बात है हमने अपनी बात रखी है। इससे 2019 से आज तक हमारी पार्टी तोड़ी गई बिकॉज ऑफ कि हमने बीजेपी के खिलाफ बोला और हम आज भी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। और हमारा मंशूर में ये है कि हम बीजेपी के साथ कभी हाथ मिलाने वालों में से नहीं है। पर मंजूर साहब तो कह रहे हैं कि आपने ग्रीन फ्लैग भी इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जी मुसलमानों की मेजॉरिटी है, जो फिरदौस साहब बोल रहे हैं, फिरदौस साहब ने अभी बोला किसी को, शायद एनसी तर्जुमान को, कि आप अभी भी बीजेपी वालों को ये बोलते हो कि पोस्ट अलायंस करेंगे। इसका मतलब फिरदौस साहब खुद कितने इन है बीजेपी में कि उसको ये पता है कि अंदर क्या हो रहा है बीजेपी में। ये तो यहाँ है, फिरदौस साहब एक इंजीनियर साहब के तर्जुमान है। इसको बीजेपी की जो अंदर की स्ट्रेटजी है कि कौन आता है कौन जाता है, फिरदौस साहब को पता है। इसका मतलब यही है कि फिरदौस साहब बहुत क्लोज है बीजेपी के। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस बाबा साहब, मंजूर भट्ट साहब, डार आर्यन साहब और जावेद रहीम भट्ट साहब, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही। बहरहाल जम्मू कश्मीर की सियासत पर मबनी इस गुफ्तगू को हम जरूर आगे जारी रखेंगे। मेहमानों की आरा साथ साथ लेते हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ये इल्जामात का सिलसिला देखेंगे, मजीद आगे बढ़ेगा। अभी 16 तारीख की बल्कि 17 तक आप देखेंगे, जब तक ये कैंपेन खत्म होगी इस तरह के मजीद बयानात आएंगे। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के उस पार एक और ख़ास प्रोग्राम, कुछ और इल्ज़ामात और उनका जवाब भी बीजेपी की तरफ से दिया गया, एक ख़ास प्रोग्राम के जरिए ब्रेक के उस पार।